हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोटेक इजी, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर टेक्निक्स को। और आज मैं डिस्कशन करने वाली हूँ कुछ टेक अवे पॉइंट्स ऑफ एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैंने आपको बताया था ईटीबीआर का रोल होता है डीएनए का विजुअलाइजेशन करने में, प्लस वो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट को भी अफेक्ट करता है। इसलिए हम क्या कंसंट्रेशन ईटीबीआर का यूज़ कर रहे हैं अपना जेल बनाने में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जनरल जो कंसंट्रेशन है, ये मैंने आपको जो वीडियोस है उसमें एक्सप्लेन किया था कि अगर 100 ml आप ले रहे हो तो आपके जेल में 50 माइक्रोग्राम ईटीबीआर का कंसंट्रेशन टोटल होना चाहिए। तो आपको 5 माइक्रोलीटर अपने स्टॉक से लेना पड़ेगा और उसको अपने जेल में डालना पड़ेगा। तो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है पहले वाला, वो मेरे इससे पहले का वीडियो देखिए, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है हिंदी में। एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो यूनिट है यहाँ पे मैंने शो किया है, ये बायोरैड का यूनिट है। इसमें हमारे पास पावर सप्लाई होता है जिसमें हम वोल्टेज को सेट करते हैं। जनरली 110 वोल्टेज हम सेट करते हैं और जेल के पर सेंटीमीटर पे 5 वोल्टेज होना चाहिए, पर सेंटीमीटर 5 वोल्टेज होना चाहिए। अब आप यहाँ पे ब्लैक और रेड जो इलेक्ट्रोड है उसको देख सकते हो। ब्लैक डिनोट करता है कैथोड को, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल को, और एनोड डिनोट करता है पॉजिटिव टर्मिनल को। जो जेल प्लेट है, अब आप ध्यान से देखोगे तो जेल प्लेट के जो वेल्स है, वो वेल वाला साइड क्या है, कैथोड की तरफ रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि डीएनए हमारा माइग्रेट करता है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, मीन्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इसलिए जेल प्लेट का जो रखने का जो है वो वेल हमारा होना चाहिए कैथोड के साइड। अगर आप इसको एनोड की साइड रख दोगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। जेल प्लेट को हम क्या करते हैं, बफर जो हमारा टैंक यूनिट है उसमें रखते हैं और ऊपर से हम क्या कर देते हैं, लिड लगा देते हैं। लिड इसलिए लगाई जाती है ताकि इलेक्ट्रिसिटी की लैडर होता है लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। मोस्ट कॉमनली जो लैडर यूज होते हैं वो 100 बेस पेयर के लैडर यूज होते हैं या फिर 1 केबी के लैडर यूज होता है। 100 बेस पेयर का जो लैडर होता है उसमें टोटल 13 फ्रैगमेंट्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 100 बेस पेयर, और हाईएस्ट फ्रैगमेंट जो होता है वो होता है 2000 बेस पेयर का। अब इसमें 3 रेफरेंस बैंड होते हैं, एक 600 का रेफरेंस बैंड होता है, फिर 1500 का रेफरेंस बैंड होता है, फिर होता है 2000 का रेफरेंस बैंड। ये रेफरेंस बैंड हमें हेल्प करते हैं, जो हमारा हमने प्रोडक्ट रन किया है या सैंपल अपना रन किया है उसका काउंटिंग में, कि उसका जो बैंड है वो कितने साइज का हो सकता है अगर हम उसको लैडर से कंपेयर करें। तो अगर हमारा बैंड 600 के ऊपर आ रहा है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जो हमारा पहला रेफरेंस बैंड है हम वहीं से काउंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा बैंड 600 के ऊपर सपोज 800 के पास आ रहा है तो हमें पता है कि पहला रेफरेंस बैंड 600 का होता है, तो हम 600 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 600, 700, देन 800। तो इससे क्या है कि हमारी काउंटिंग जो है वो ईजी हो जाती है। जितने भी रेफरेंस बैंड होते हैं लैडर में उन सब की इंटेंसिटी क्या होती है, सेम होती है। और इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है 0.5 माइक्रोग्राम पर माइक्रोलीटर। इट मीन्स कि अगर लैडर में से आप 1 माइक्रोलीटर निकालते हो, पाइपेट आउट करते हो, तो उसमें 0.5 माइक्रोग्राम कंसंट्रेशन होगा। जनरली जो जेल रन होते हैं उसमें हम 1 माइक्रोलीटर से 2.5 माइक्रोलीटर तक लैडर को लोड करते हैं वेल में। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप ये जान सकते हो कि आपका कंसंट्रेशन कितना जा रहा होगा लैडर का। फिर इसका जो स्टोरेज आता है, जनरली इसको स्टोर करते हैं -20 डिग्री सेल्सियस पे, और जब यूज़ करना होता है उससे पहले हम इसको निकाल लेते हैं, थॉ करते हैं, और उसके बाद हम इसको पाइप इट आउट करते हैं अपने वेल में। 1 केबी का जो लैडर होता है उसकी भी कंसंट्रेशन सेम होती है, 0.5 माइक्रोग्राम पर माइक्रोलीटर। टोटल इसमें 18 फ्रैगमेंट्स होते हैं जो कि रेंज करते हैं 100 बेस पेयर से टू 15,000 बेस पेयर। इसमें एक ही रेफरेंस बैंड प्रेजेंट होता है, वो होता है 1500 बेस पेयर, और इसका भी जो स्टोरेज है वो -20 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। एक बात जो नोट करने वाली है लैडर के केस में वो ये है कि हम इस लैडर को 6x लोडिंग डाई के साथ मिक्स नहीं करते जैसा कि हम डीएनए सैंपल्स के साथ कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंपनी है वो हमें 10x बफरिंग सोल्यूशन के साथ हमें प्रोवाइड करती है लैडर को। तो लैडर में पहले से ही क्या होता है, एक लोडिंग बफर उसके साथ मिक्स होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, लैडर का डायरेक्ट उसको हम क्या करते हैं, निकालते हैं, पाइप इट आउट करते हैं और जेल में लोड कर देते हैं। 6x लोडिंग डाई के साथ उसको मिक्स नहीं करते। सेकेंड थिंग जो इम्पॉर्टेंट है वो दिमाग में ये रखनी है कि जो डिफरेंट कंपनीज होती हैं मार्केट में, डिफरेंट कंपनी होती हैं, हर कंपनी में क्या होता है
1 KB लैडर हो सकता है उसका स्टार्टिंग बेस पेयर का जो बैंड है वो अलग हो, 100 बेस पेयर हो सकता है उसका ना हो सकता है वो 250 बेस पेयर से स्टार्ट हो रहा हो। और उसमें जो नंबर ऑफ रेफरेंस बैंड है वो भी क्या कर सकते हैं, कंपनी टू कंपनी वैरी करते हैं। यहाँ पे जो मैंने लैडर डिस्कस किया है वो इन विट्रोजन का लैडर डिस्कस किया है। तो इन विट्रोजन के 100 बेस पेयर के लैडर में 3 रेफरेंस बैंड होते हैं और 1 KB के लैडर में एक ही रेफरेंस बैंड होता है। और दोनों लैडर क्या होते हैं, जिसका उसका लोएस्ट जो फ्रैगमेंट साइज होता है वो 100 बेस पेयर से स्टार्ट होता है। 1 KB में वो 15,000 बेस पेयर तक जाता है और 100 बेस पेयर के लैडर में वो 2000 बेस पेयर तक जाता है। पर ये जो रेंज है ये वैरी करती है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। तो आप जो लैडर यूज़ कर रहे हो उस लैडर को एक बार गूगल करके देखिएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि उस कंपनी का जो लैडर है 1 KB या 100 बेस पेयर का, उसमें कितने रेफरेंस बैंड है और उसका बैंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, मतलब उसकी रेंज क्या है। हम जो टैंक बफर यूज़ करते हैं जैसे TAE या TBE, उसका मेन पर्पस होता है वो DNA को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि उसका pH 8 है। सेकंड थिंग कि वो जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमने एंटर किया है पावर सप्लाई में उसको अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स अक्रॉस द जेल उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है। और ऐसा इसलिए वो कर पाता है क्योंकि उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब जो EDTA प्रेजेंट होता है हमारे बफर में वो क्या करता है, वो मैग्नीशियम आयंस के साथ बाइंड कर जाता है और उसको अनअवेलेबल कर देता है डीएनएज एंजाइम के लिए। डीएनएज एंजाइम हमारे डीएनए को डिग्रेड कर सकता है और डीएनएज एंजाइम को अपनी एक्टिविटी मेंटेन रखने के लिए क्या चाहिए होता है, मैग्नीशियम आयन चाहिए होता है। और ईडीटीए यही मैग्नीशियम आयन की क्वांटिटी क्या कर देता है, कम कर देता है या हटा देता है, क्योंकि वो खुद मैग्नीशियम आयन के साथ क्या करता है, बाइंड कर लेता है। इस तरह से जो हमारे टैंक बफर्स होते हैं या ये जो हमारा बफर होता है जो हम जेल बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डीएनए को, उसके डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करके डीएनए से। ईटीबीआर म्यूटाजेनिक होता है, कैंसरस होता है, हार्मफुल है, इसलिए उसके कुछ अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं जैसे साइबर गोल्ड, साइबर ग्रीन एंड साइबर सेफ। तो ये जो साइबर जो डाई है ये क्या है, हमारे उतने ही सेंसिटिव है जितने हमारा ETBR सेंसिटिव है। ये म्यूटाजेनिक नहीं होते हैं और इनका जो फ्लोरेसेंस होता है वो ग्रीन कलर का होता है। अब ये जो साइबर जो मैंने आपको 3 डाई बताए, इसमें से सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड जो है वो है साइबर सेफ, क्योंकि वो एनवायरमेंटल सेफली भी है। क्रिस्टल वाले जो डाई है उसको यूवी लाइट नहीं चाहिए होता है और ये लेस सेंसिटिव होता है ETBR के कंपैरिजन में। यहाँ पे सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि जो हमारा ETBR डाई है वो कम क्वांटिटी है अगर डीएनए की हमारे सैंपल में, उसको भी वो डिटेक्ट कर लेगा, उसको भी वो क्या करेगा, विजुअलाइज करवा देगा। लेकिन जो क्रिस्टल वायलेट है वो अगर कम क्वांटिटी है डीएनए का तो उसको वो विजुअलाइज नहीं करवा सकता। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि कौन सा डाई कितने कम अमाउंट तक के डीएनए को विजुअलाइज करा सकता है। तो ETBR की जो सेंसिटिविटी होती है वो वही सेंसिटिविटी हमारी साइबर ग्रीन और साइबर गोल्ड और साइबर सेफ की भी होती है। कुछ ऑब्जर्वेशंस मैं चाहूँगी आप करो। एक जेल पिक्चर मैंने यहाँ पे की है, आप मेरे साथ इसका ऑब्जर्वेशन करो। अगर आप इस जेल इमेज को देखोगे तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि वेल्स क्या है, ब्रोकन है। तो ये जनरली हैंडलिंग एरर है और ये इसलिए होता है क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है कि कॉम को ठीक से नहीं निकालते हैं। कॉम को एक फोर्स के साथ निकाल देना होता है, लेकिन अगर आप उसको धीरे धीरे टेढ़ा मेढ़ा करके निकालोगे या एक एंड पहले निकालोगे फिर दूसरा एंड निकालोगे तो वेल क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इससे वेल का फॉर्मेशन क्या होता है, ख़राब हो जाता है और आपका सैंपल ठीक से रन नहीं करेगा। दूसरा एरर यहाँ पे आप देख सकते हो, वेल पंचरिंग। तो वेल पंचरिंग तब होता है जब आप माइक्रो पाइपेट जो है उसका जो टिप है उसको वेल के ज़्यादा अंदर ही डाल देते हो सैंपल लोड करते टाइम। तो इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे जो लैडर के जो बैंड्स हैं उनके बीच में क्या है, एक होल दिखाई दे रहा है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप जब सैंपल लोड कर रहे हो या अपना लैडर लोड कर रहे हो तो टिप को ज़्यादा अंदर वेल के नहीं डालना है, वेल के बस थोड़ा सा हल्का सा अंदर डालना है और स्लोली अपने सैंपल को उसमें लोड कर देना है। थर्ड यहाँ पे देख सकते हो RNA कंटामिनेशन। RNA कंटामिनेशन जो RNA होता है अगर वो आपके इसमें आ गया है DNA आइसोलेट करते टाइम तो वो क्या करेगा, DNA सैंपल से अहड मूव करेगा क्योंकि उसका साइज छोटा होता है और उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है, इसलिए वो DNA के अहड मूव करता है। थर्ड है प्रोटीन कंटामिनेशन जो कि आपके वेल्स में दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें करेक्ट हो सकती हैं अगर आप
डीएनए का, जब डीएनए आइसोलेट कर रहे हो तो उसमें जो सुपरनेटेंट है उसको अच्छे से पाइपिट, केयरफुली उसको अगर पाइपिट आउट करो तो ये सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है। सेकंड थिंग एक इसमें और आप कर सकते हो कि आरएनएज या प्रोटीनेज के भी यूज़ कर सकते हो। आरएनएज क्या करता है, आरएनए को डिग्रेड कर देता है, प्रोटीनेज के क्या करता है, प्रोटीन को डिग्रेड करता है। लेकिन इन दोनों के यूज़ से पहले इन आपको पता होना चाहिए कि ये एंजाइम कितनी टेम्परेचर पे एक्टिव रहते हैं और कितने टेम्परेचर पे ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि आरएनएस एंजाइम जो है वो काफ़ी स्टेबल एंजाइम है, हायर डिग्री का अगर टेम्परेचर है तो भी वो सस्टेन करता है अपनी एक्टिविटी को। लेकिन प्रोटीनेस के अगर 65 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कर दिया है आपने टेम्परेचर तो वो अपनी एक्टिविटीज़ को लूज़ कर देता है। तो और एक और बात ये भी है कि प्रोटीनेस के जो एंजाइम है वो आरएनएस की एक्टिविटी को भी क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो आप जब अपना मैन्युअली जब आप डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे होगे तो आपको आरएनएज अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको वो प्रोटीनेज के से पहले यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने प्रोटीनेज के पहले डाल दिया है फिर आप आरएनएज डाल रहे हो तो प्रोटीनेज के आरएनएज की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा और आरएनएज अपनी एक्टिव फिर आरएनए को डिग्रेड नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, प्लस आपको ध्यान में रखना है टेम्परेचर, और अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेरिमेंट, आपके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि आरएनएस कब यूज़ करना है, प्रोटीनेस कब यूज़ करना है। और इसमें एक और बात ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि कितना वॉल्यूम आपको यूज़ करना है, तो ये सब डिपेंड करता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी सारी चीज़ें डिसाइड करनी है। ये जो आप बैंड देख रहे हैं बीच में, ये है आपका जीनोमिक डीएनए। यहाँ पे जो आप जेल इमेज देख रहे हो ये पीसीआर प्रोडक्ट्स की हैं, और ये जो डीएनए आइसोलेट किया गया है ये किट बेस्ड मेथड से किया गया है, काइजिन की किट यूज़ की गई है, इसलिए यहाँ पे कोई कंटामिनेशन नहीं है, और उसके बाद फिर एम्पलीफाई करके इसको रन किया गया है। ये इमेज मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, मेरा पर्पज़ यही है कि बैंड की जो थिकनेस और ब्राइटनेस है वो डिपेंड करती है कि आपके सैंपल में डीएनए का कंसंट्रेशन क्या है। अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा आपका डीएनए का सैंपल में तो जो बैंड होगा वो थिक दिखाई देगा और ज़्यादा ब्राइट दिखाई देगा इन कंपैरिजन टू अदर बैंड। अब सपोज आपके पास कोई सैंपल है और वही सैंपल आप एक वेल में 5 माइक्रोलीटर लोड कर रहे हो और दूसरे वेल में वही सैंपल 10 माइक्रोलीटर लोड कर रहे हो, कंसंट्रेशन तो सेम है, सिर्फ आपने क्या चेंज किया, वॉल्यूम ऑफ लोडिंग आपने चेंज किया। तो जिसमें आपने 5 माइक्रोलीटर लोड किया है उस लेन में जो डीएनए का बैंड आएगा वो कम ब्राइट होगा, कम थिक होगा इन कंपैरिजन टू उस लेन में जिसमें आपने 10 माइक्रोलीटर लोड किया है, वहाँ पे जो डीएनए का जो बैंड आएगा उससे। तो उस लेन में जिसमें आपने 10 माइक्रोलीटर लोड किया होगा वहाँ पे आपका डीएनए का बैंड ज़्यादा थिक आएगा और ज़्यादा ब्राइट आएगा। तो थिकनेस और इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए पे। अब ये क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो इसका मतलब आपको एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अच्छे से समझ में आ गया है। ये क्वेश्चन स्टेट कर रहा है कि एक डीएनए फ्रैगमेंट है जिसमें 2 रिस्ट्रिक्शन साइट्स है, और वो रिस्ट्रिक्शन साइट पे जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट कर रहा है तो डीएनए को 3 फ्रैगमेंट में डिवाइड कर रहा है, एक्स, वाई और जेड। अब ये पूछ रहा है कि इनका करेक्ट पैटर्न क्या होगा एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले एक चीज़ देख सकते हो, मैं आपको आंसर बता ही देती हूँ कि जो Z फ्रैगमेंट है वो आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा है, और उसके बाद हमारा X फ्रैगमेंट आता है, फिर Y फ्रैगमेंट आता है। Y का जो फ्रैगमेंट है वो क्या है, बहुत छोटा है। तो मैंने आपको एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जब प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो सेपरेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू इट्स मॉलिक्यूलर साइज, या फिर बोल सकते हो कि फ्रैगमेंट की लेंथ के अकॉर्डिंग होता है। तो जो सबसे छोटा फ्रैगमेंट है वो बहुत जल्दी माइग्रेट करेगा टूवर्ड्स अनोड, अनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, और जो ज़्यादा बड़ा फ्रैगमेंट है उसकी माइग्रेशन रेट क्या होगी, कम होगी, और वो क्या है, धीरे माइग्रेट करेगा और टूवर्ड्स द अनोड। तो Z क्या है, बहुत बड़ा है साइज में, तो वो कहाँ रहेगा, सबसे स्लो माइग्रेट करेगा और वो वेल के पास रहेगा, मतलब कैथोड के ही पास रहेगा। उसके बाद हमारा X फ्रैगमेंट आएगा, उसके बाद हमारा सबसे आगे चलेगा Y फ्रैगमेंट, मतलब एनोड या फिर पॉजिटिव टर्मिनल के पास क्या रहेगा, Y फ्रैगमेंट। तो यहाँ पे आंसर क्या है, आपका आंसर है B, जिसमें आप देख रहे हो कि Z हमारा कैथोड के पास है, उसके बाद X का बैंड आ रहा है और उसके बाद किसका बैंड आ रहा है, Y का बैंड आ रहा है जो कि एनोड के पास है। तो आई होप आपको एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व हो गई होंगी, और अगर आपको ये जो नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर की है ये अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी मेरा वीडियोस शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बने रहिए बायोटेक इजी के साथ। थैंक्स, बी ए लर्नर एंड एन एक्सप्लोरर। थैंक यू।